नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के जो चंद्रगुप्त द्वितीय का व्याख्यान चल रहा है, तो उसके आज मूल्यांकन की बात करते हैं और फाहियान का उस समय का भारतीय चित्रण क्या रहा, उस पर आज मेरा व्याख्यान केंद्रित रहेगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इससे पहले मैं उसके सारे अभियानों के बारे में स्पष्ट रूप से आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आज इसका मूल्यांकन देखते हैं कि प्राचीन भारतीय शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय को उच्च स्थान प्राप्त है। वह एक वीर योद्धा महत्वाकांक्षी शासक था जिसने अपनी सैनिक उपलब्धियों के बल पर एक विशाल गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। आर्यव्रत को एक राजनीतिक सूत्र में आबद्ध करने के जिस महायज्ञ का आरंभ समुद्रगुप्त ने किया था, उसे पूर्ण करके पूर्णाहुति देने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उत्तरी भारत को जीतकर भारत को राजनीतिक एकता ही प्रदान नहीं की, वरन उसकी गुजरात और काठियावाड़ की विजय से गुप्त साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त हो गया था। यही नहीं, उसके द्वारा स्थापित कुशल शासन प्रबंध ने नवगठित गुप्त साम्राज्य को ऐसी शांति और सुव्यवस्था प्रदान की जिसमें संस्कृति के अन्याय पक्षों का यानी कि और अधिक पक्षों का सर्वांगीण विकास हुआ था। डॉक्टर UN राय लिखते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल शांति और ऐश्वर्य का युग था। इस समय कला और साहित्य का भी विकास हुआ। उसका शासनकाल गुप्त युग के सबसे महत्वपूर्ण काल का प्रतिनिधित्व करता है। सफलताओं की दृष्टि से ही वह इस राजवंश का सबसे महान सम्राट था। इसका मूल्यांकन अगर हम करें तो कुछ बिंदु हम ले सकते हैं, जैसे कि साहसी योद्धा और महान विजेता था। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता समुद्रगुप्त के द्वारा शुरू किए गए संपूर्ण भारत को एक सूत्र में आबद्ध करने के कार्य को पूरा करता है। अपनी सैनिक प्रतिभा के बल पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करता है। उसने शकों और कुषाणों को नष्ट किया, अपनी प्रभुसत्ता को बंगाल से हिंदू तक स्थापित किया। अनेक गौरवशाली विजय प्राप्त करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने अनेक उपाधियां प्राप्त की, जैसा कि मैंने अपने पहले व्याख्यान में आपको बताया है। योग्य शासक के बारे में रूप में बात करें तो हम कह सकते हैं कि वे एक प्रतिभा संपन्न शासक था। उसने संपूर्ण साम्राज्य में शांति और सुरक्षा स्थापित की, अपनी प्रजा की नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए अपना तन मन धन लगा दिया। उसके शासनकाल में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई और भारतीय संस्कृति का गौरव अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन प्रबंध की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि शासन बड़ा ही उदार था, सम्राट कर्तव्यपरायण और न्यायप्रिय था, साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनी हुई थी, प्रजा बड़ी ही सुखी थी। साहित्य और कला के संरक्षक के रूप में हम इसको देखें तो इसने अपने विद्वानों, कवियों, साहित्यकारों, कलाकारों के लिए आश्रयदाता के रूप में हम इसे देख सकते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध 9 विद्वान उसकी राजसभा की शोभा बढ़ाते थे, जो नवरत्न के नाम से भी विख्यात थे। कहा जाता है कि प्रसिद्ध कवि और नाटककार कालिदास जो है वो उसके दरबार के नवरत्नों में से एक था। सम्राट का युद्ध मंत्री वीरसेन भी एक प्रकांड विद्वान था। चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला सभी की महत्वपूर्ण उन्नति हुई। उसने अनेक भवनों, राजप्रसादों, मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण कराया। चतुर राजनीतिज्ञ के बारे में हम इसके पक्ष में कह सकते हैं कि एक विजेता ही नहीं वरन दूरदर्शी और उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ भी था। उसने अपने समय के शक्तिशाली राजवंशों, नागवंश, वाकाटक वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये सब मैं अपने पहले व्याख्यान में बहुत विस्तृत रूप से बता चुकी हूँ। धर्म सहिष्णु, इसका जो धार्मिक दृष्टिकोण था बड़ा ही उदार था। यद्यपि वह स्वयं वैष्णव धर्म का उपासक था, परंतु वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसके शासनकाल में राजकीय पदों के द्वार सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले हुए थे। उसका सेनापति जो था वो बौद्ध धर्मावलंबी था और युद्ध मंत्री जो था वीरसेन शैव था। उसके शासनकाल में सभी संप्रदायों के लोग परस्पर मेलजोल से रहते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय है वो गुप्तकालीन सम्राटों में एक अपना उच्च स्थान रखता है। डॉक्टर RC मजूमदार लिखते हैं कि समुद्रगुप्त ने जो विजय कार्य प्रारंभ किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे संपूर्ण किया। साम्राज्य की रूपरेखा में उसने केवल सीमावर्ती जातीय राज्यों और राजतंत्रों को ही विलीन नहीं किया, वरन शकों और कुषाणों को भी साम्राज्य में मिला दिया। उसने अपने उत्तराधिकार
जो उत्तराधिकारी है उसको शांतिमय और सुगठित विशाल साम्राज्य सौंपा। यह एक महान सेनानी और सुयोग्य राजनीतिक का ही नहीं वरन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के प्रयत्नों का ही परिणाम था। राजनीतिक महत्ता, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के युग को संपूर्ण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी प्रजा के हृदयों में भी स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ। अब इसके समय में जो विदेशी यात्री फाहियान आया है उसने किस तरह से इसके समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं का वर्णन किया है तो हम देखते हैं। कहते हैं फाहियन जो है इसके बचपन का नाम कुंग था। माता पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसे संसार से विरक्ति हो गई थी और उसने संन्यास ले लिया था और इसी समय वह फाहियन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह बौद्ध धर्म का भिक्षु बना। उसने बौद्ध धर्म की खोज और उसका अध्ययन करने और बौद्ध धर्म की जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए भारत की यात्रा करने का निश्चय किया। मार्ग की अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए वह गोबी के रेगिस्तान को पार करता हुआ खोतान पहुंचा। उसके बाद वह पामीर के पर्वतों को पार करता हुआ स्वात के मार्गों से गांधार पहुंचा। उसने गांधार के प्रसिद्ध नगरों जिसमें तक्षशिला और पुष्कलावती की यात्रा उसने की। पेशावर से पंजाब होता हुआ वह मध्य देश में पहुंचा और अपने भ्रमण में उसने मथुरा, कन्नौज, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, वैशाली, नालंदा, बोधगया, राजगृह आदि स्थानों की यात्रा की थी। अंत में ताम्रलिप्ति के बंदरगाह से जहाज में सवार होकर लंका, जावा आदि द्वीपों में होकर वह चीन लौट गया था। 414 ईस्वी में वह चीन पहुंचा। भारत में वह 6 वर्ष तक यानी कि 405 से 411 ईस्वी तक रहा था। वह अपने धार्मिक कार्यों में इतना व्यस्त रहा था कि उसने गुप्त सम्राट का नाम तक लिखने की चिंता नहीं की थी। इसका भारतीय विवरण देखते हैं कि किस तरह से उसने सामाजिक दशा के बारे में क्या लिखा है। कि यह लिखता है कि भारत के लोग शाकाहारी थे। वे न सुअर खाते थे, न मुर्गी पालते थे, न पशुओं का व्यापार करते थे। बाजारों में न कसाई खाने थे, न शराब की दुकानें थी। अतः न लोग सुरापान करते थे और न भोजन के लिए पशुओं का वध। लोग अहिंसात्मक प्रवृत्ति के होते थे। जो सज्जन लोग थे न तो आखेट करते थे, न मांस, लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं करते थे। इन वस्तुओं का प्रयोग केवल चांडाल लोग करते थे। फाहियन के अनुसार चांडाल लोग अन्य लोगों से पृथक रहते थे। उन्हें नगर के बाहर रहना पड़ता था। नगर में प्रवेश करते समय वे लकड़ी खटखटाकर चलते थे जिससे अन्य लोग सावधान हो जाएं और उन्हें स्पर्श न करें। वह आगे लिखता है कि उत्तरी भारत के लोग बड़े धर्मात्मा और धन संपन्न थे। वे बड़े सदाचारी और विद्या प्रेमी थे। वे सत्यवादी होते थे और अपने व्यवहार में सत्य का पालन करते थे। वे एक दूसरे से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते थे और एक दूसरे की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे। परोपकार की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। राजाओं और धनी लोगों द्वारा धर्मशालाओं, दानगृहों, अस्पतालों का निर्माण करवाया जाता था। धर्मशालाओं में यात्रियों को भोजन और बिस्तर आदि की सुविधाएं भी दी जाती थी। मगध का उसने किस तरह से वर्णन किया है। वो लिखता है कि मगध राज्य के नगर बड़े विस्तृत थे। निवासी जो थे वो सुखी और समृद्ध थे। प्रजा में दानशीलता थी। धर्म और दान से कार्यों में लोग एक दूसरे से होड़ किया करते थे। सड़क के किनारे छायादार वृक्ष लगे हुए थे। पाटलिपुत्र नगर की भव्यता से यह फाहियन जो है अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उसने पाटलिपुत्र में 3 वर्ष व्यतीत किए थे और इस अवधि में संस्कृत भाषा सीखने का उसने प्रयत्न किया था। वह लिखता है कि पाटलिपुत्र में 2 सुंदर बौद्ध विहार थे, एक महायान संप्रदाय का और दूसरा हीनयान संप्रदाय का। इन विहारों में लगभग 600-700 विद्वान भिक्षु रहते थे। ये भिक्षु अपनी विद्वता के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि दूर दूर से विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके भाषण सुनने आते थे। फाहियन ने कहते हैं पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा बनवाया हुआ भव्य राजप्रसाद भी देखा था। इस राजप्रसाद की सुंदरता से वह इतना आश्चर्यचकित हो गया था और उसने सोचा था कि यह महल तो देवताओं द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि मनुष्य ऐसे भव्य भवन का निर्माण ही नहीं कर सकता। फाहियन 20 बड़े और सुसज्जित रथों वाले जुलूस को देखकर भी बड़ा ही प्रभावित हुआ था। वह लिखता है कि ऐसे जुलूस हर वर्ष निकाले जाते थे और प्रत्येक द्वितीय मास की 8वीं तिथि को शहर में इन्हें घुमाया जाता था। उन्हें गायक और उनमें जो गायक होते थे संगीतज्ञ भी होते थे। आगे वो लिखता है कि पाटलिपुत्र के लोग बहुत अधिक दानी थे। दान में एक दूसरे से ओढ़ किया करते थे। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले अभी बता दी हैं। कि एक कहता है कि बड़ा ही औषधालय था जहाँ दीन दुखियों को मुफ्त दवाएं भी दी जाती थी।
अनेक चिकित्सालय बनवा दिए गए थे जिनमें दरिद्र, अपाहिज, असहाय रोगी, अनाथ विधवाएं, सब पंगु आदि आते थे जिन्हें हर प्रकार की मुफ्त सहायता दी जाती थी। धार्मिक दशा की बात करें तो वो धार्मिक दशा के बारे में लिखता है कि पंजाब, मथुरा, बंगाल में बौद्ध धर्म की प्रधानता थी। उसने गांधार, तक्षशिला, पेशावर की यात्राओं में अनेक बौद्ध भिक्षुओं को देखा था। पंजाब में उसने कई बौद्ध विहार देखे जिसमें लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। मथुरा में 20 विहार थे जिनमें 3,000 भिक्षु निवास करते थे। फायन के विवरण से ज्ञात होता है कि मध्य देश में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था और वह लिखता है कि गया शहर खाली और उजड़ा हुआ था। कपिलवस्तु और कुशीनगर के पवित्र स्थान भी उजाड़ और खाली थे। बहुत थोड़े भिक्षु और उनके सेवक अब भी उनकी पवित्रता और अपनी श्रद्धा के कारण वहां रहते थे और दान पर निर्वाह किया करते थे। फायन लिखता है कि धन संपन्न लोगों द्वारा बौद्ध विहार बनवाए जाते थे जहां बौद्ध भिक्षुओं के बिस्तर, भोजन, अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती थी। भगवान बुद्ध के निर्वाण के समय से अब तक राजा, प्रमुख लोग और गृहस्थ भिक्षुओं के लिए विहार बनवाते आए हैं और उनके खर्च के लिए मकान, बाग, नौकर, पशु देते आए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी राजा लोग उन अधिकारों की रक्षा करते हैं। एक बार दान दी हुई भूमि फिर वापस लेने का किसी को साहस नहीं होता। जो भिक्षु विहारों में रहते हैं उन्हें रहने के लिए स्थान, बिस्तर, चटाई, भोजन, पेय सब मुफ्त मिलता है। वे अपना समय दया के कार्य करने, धर्म ग्रंथों के पढ़ने और चिंतन में बिताते हैं। जब कोई अतिथि विहार में आता है तो प्रमुख भिक्षु जो है उसे अतिथि गृह में पहुंचाते हैं और उसके वस्त्र और कमंडल लेकर स्वयं चलते हैं। वे उसे पांव धोने के लिए जल और मालिश के लिए तेल देते हैं और उनके भोजन का विशेष प्रबंध करते हैं। फाइयन लिखता है आगे कि मध्य देश जो है ब्राह्मण धर्म का प्रमुख केंद्र था। उसके विवरण से हमें ज्ञात होता है कि यद्यपि गुप्त सम्राट ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था परंतु अन्य धर्मों के साथ भी वह सहिष्णु और उदारता का व्यवहार किया करता था। वह बौद्ध धर्मावलंबियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। सभी संप्रदायों के लोग परस्पर मेल जोल के साथ रहते थे। उनमें ईर्ष्या द्वेष की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। अब देखते हैं फाइयन राजनीतिक दशा के बारे में क्या लिखता है कि शासन का प्रमुख उद्देश्य प्रजा के जीवन को सुखी बनाता है। उसके अनुसार प्रजा को पर्याप्त स्वतंत्रता थी और राजा उनके कार्यों में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। प्रजा बड़ी सुखी और संपन्न थी। लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने व्यवसाय करके धन कमाते थे। क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। बड़े बड़े नगरों में राज्य की ओर से औषधालयों का प्रबंध किया गया था जहां लोगों को मुफ्त दवाएं मिलती थी। राज्य कर बहुत थोड़े थे अतः प्रजा को बहुत कम कर देना पड़ता था। भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख साधन था। दंड विधान कठोर नहीं था। मृत्यु दंड का विधान नहीं था। बार बार राजद्रोह करने पर अपराधी का हाथ काट दिया जाता था। देश में शांति और व्यवस्था स्थापित की गई थी। लोगों को चोरी और ठगी का बिल्कुल डर नहीं था। यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कें बनी हुई थी और उनके किनारे छायादार वृक्ष लगे हुए थे। स्थान स्थान पर कुएं खुदे रहते थे और धर्मशालाएं बनी रहती थी जिनमें यात्रियों को मुफ्त भोजन मिलता था। प्रमुख नगरों में उनके लिए औषधालय बने हुए थे जहां उनको मुफ्त दवाएं दी जाती थी। फायन लिखता है कि राजाओं और भद्र लोगों की रीति थी कि वे धार्मिक स्थान बनवाए, भूमि, घर, बाग दान में दें और खेती के लिए बैल और अन्य साधन भी दें। पक्के जो पट्टे लिखे जाते थे और बाद के राजा भी उसका उल्लंघन करने का साहस नहीं करते थे। जनता पर राज्य की ओर से बहुत कम कर लगाया जाता था। जनता को किसी भी न्यायाधीश या उसके कानून के बंधन में नहीं रहना पड़ता था। लोग इच्छानुसार कहीं भी आ जा सकते थे, रह सकते थे। सरकारी अधिकारियों को नकद वेतन दिए जाते थे। वेतन काफी होने के कारण वे प्रजा को तंग नहीं करते थे। इस प्रकार फाइयान ने चंद्रगुप्त द्वितीय की उदारता, न्यायप्रियता, सुयोग्य शासन व्यवस्था की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है।